या फिर 4 वर्ण सोसाइटी की बात की गई है, जो अनफॉर्चुनेटली भारतीय समाज की आज एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यही वो मंडल है जहां पर कहा गया है दोस्तों कि 4 वर्ण समाज जो है, समाज है वो 4 वर्णों में बटी होगी। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में बटी होगी। एक होगा ब्राह्मण, फिर होगा क्षत्रिय, फिर होगा वैश्य और फिर होगा शूद्र। लेकिन एक बात याद रखना, जो इसमें ये 10वें मंडल में बात की गई है वो ये कहा गया है कि इस वर्ण व्यवस्था का आधार, ये जो वर्ण सिस्टम है, इसका ग्राउंड क्या होगा? तो इसका ग्राउंड जन्म नहीं होगा, इसका ग्राउंड बर्थ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार अगर कोई ब्राह्मण बना तो उसका बेटा भी ब्राह्मण बनेगा, उसका बेटा भी ब्राह्मण बनेगा, या एक बार जो शूद्र बना वो आगे शूद्र बनता जाएगा। नहीं, इसका आधार क्या था दोस्तों? इसका आधार था कर्म। और इसके लिए एक अलग से किताब लिखी गई जिसका नाम था धर्मसूत्र। जिसका नाम क्या था? धर्मसूत्र। और इस धर्मसूत्र में बताया गया कि ये जो 4 वर्ण हैं, तो चारों वर्णों के कार्य क्या होंगे। तो धर्मसूत्र में इन चारों वर्णों के कार्य बताए गए। इसमें कहा गया ऐसा व्यक्ति जो कि शिक्षा के काम से जुड़ा हुआ है, जो कि एजुकेशन के काम से जुड़ा हुआ है, वो ब्राह्मण होगा दोस्तों। तो कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, वो हर व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि रक्षा के कार्य से जुड़ा हुआ है, जो कि डिफेंस के काम से जुड़ा हुआ है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। उसे क्षत्रिय कहा जाएगा जो कि डिफेंस या रक्षा के काम से जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो कि व्यापार के कार्य से जुड़ा हुआ है, जो कि ट्रेड या बिजनेस के काम से जुड़ा हुआ है, उसे वैश्य कहा जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो कि सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि सेवा क्षेत्र या सर्विस से जुड़ा हुआ है दोस्तों, उसे शूद्र कहा जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी, ये बर्थ बेस्ड सिस्टम नहीं था। मतलब ये नहीं था दोस्तों कि एक बार जो ब्राह्मण बना तो उसका बेटा भी ब्राह्मण बनेगा। नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, लेकिन मेरे बेटे ने क्या किया? डिफेंस को ज्वाइन कर लिया, रक्षा को ज्वाइन कर लिया, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। फिर उसके बेटे ने व्यापार कर लिया तो वो वैश्य कहलाएगा, और उसके भी बेटे ने अगर सेवा क्षेत्र को ज्वाइन कर लिया तो वो शूद्र कहलाएगा। तो आपके कार्य आपके वर्ण का निर्धारण करते थे। और याद रखें, इनमें भेदभाव नहीं किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में हम आएंगे, लेटर वैदिक पीरियड में हम आएंगे, ये व्यवस्था जन्म आधारित हो जाएगी, ये बर्थ बेस्ड सिस्टम हो जाएगा। और उससे भी बुरी बात, आगे जाकर के भारत में जातियों का उदय होगा, कास्ट का उदय होगा, वो सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। आज दुख की बात यह है दोस्तों कि जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं और जाति व्यवस्था की बात करते हैं, तो कुछ मूर्ख लोग इसको भगवान से कनेक्ट करते हैं। भगवान ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनाया था, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की थी। याद रखिए, वर्ण व्यवस्था का ओरिजिनल फॉर्म ये था, अगर था भी। और इसलिए इसको इस तरीके से ना जोड़ा जाए कि जाति और जो वर्ण है वो भगवान के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। कोई भी भगवान डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते। ठीक है, तो ये चतुर्थ वर्ण समाज की बात की गई है। 4 वर्ण सोसाइटी की यहां पर आपको बात देखने के लिए मिलेगी। और याद रखना, यहां से एक और प्रश्न बनेगा कि इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख कहां पर किया गया है। तो